गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारे बीडन एकेडमी बुचावास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, कोरोना काल के अंदर सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आप अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। हम आपके लिए जो स्टडी मटेरियल है वो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप तक पहुंचा रहे हैं। आप उनका लगातार अध्ययन करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12th के भौतिक विज्ञान फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, फिजिक्स के अंदर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट के अंदर टोटल 4 चैप्टर हैं। फर्स्ट जो इकाई है, प्रथम इकाई में टोटल 4 चैप्टर हैं। उनमें पहला चैप्टर है विद्युत क्षेत्र, दूसरा गाउस नियम और इसके अनुप्रयोग, और तीसरा विद्युत विभव, और चौथा चैप्टर है विद्युत धारिता। प्यारे बच्चों, ये 4 चैप्टरों से मिलकर एक इकाई बनी है जो टोटल 7 अंक की है। यानी बोर्ड एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं, उनमें पहली इकाई से 7 अंक के क्वेश्चन आते हैं। तो आज इसी इकाई में से हम पहले चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, इसका अध्ययन करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अध्ययन करने से पहले हम ये देखें कि इस चैप्टर के की पॉइंट कौन कौन से हैं। इसके अंदर हम बात करेंगे विद्युत आवेश और इसके गुण, विद्युत द्विध्रुव व द्विध्रुव आघूर्ण, और विद्युत द्विध्रुव की अक्ष व निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर और विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर। पहले चैप्टर के अंदर महत्वपूर्ण ये 3 बिंदु हैं, इस पर अध्ययन करेंगे। विद्युत आवेश, इसके गुण, विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण, और विद्युत द्विध्रुव की अक्ष व निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना। तो सबसे पहले मैं बात करूं चैप्टर नंबर 1 के अंदर विद्युतिकी क्या होती है। विद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों का अध्ययन किया जाता है, विद्युतिकी कहलाती है। और विद्युतिकी 2 प्रकार की होती है, एक अस्थिर विद्युतिकी और एक गतिशील विद्युतिकी। 2 नंबर है गतिशील विद्युतिकी। तो प्यारे बच्चों, विद्युतिकी का मतलब आवेशों का अध्ययन। तो ये यदि 2 भागों में डिवाइड है, तो एक भाग अस्थिर विद्युतिकी यानी जिसमें अस्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, गतिशील विद्युतिकी जिसमें गतिशील आवेशों का अध्ययन किया जाता है। यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें अस्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है
अस्थिर वैद्युतिकी कहलाती है, और जिसके अंदर गतिशील आवेशों का अध्ययन किया जाता है गतिशील वैद्युतिकी कहलाती है। अब बात करते हैं कि वैद्युतिकी क्या मतलब आवेशों का अध्ययन। तो ये आवेश क्या है, ये आवेश है क्या, इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई, ये क्या क्या गुण धर्म रखता है, इसका मात्रक क्या है, इसका सूत्र क्या है, इसके बारे में भी देखते हैं। तो आवेश, आवेश यानी चार्ज। चार्ज है, इसकी व्युत्पत्ति ग्रीक देश के वैज्ञानिक थैलस ने की थी। थैलस नामक वैज्ञानिक था, इसने बताया कि जो बाल्टिक सागर है उसके किनारे एक एम्बर मिला। एम्बर एक पीले रंग का पत्थर था। उस पीले रंग को पत्थर को जब उसने घर्षण करवाया तो उसके बहुत सारे छोटी छोटी या हल्की वस्तुएं जैसे कागज, धूल के कण, छोटे छोटे तिनके वो उसे चिपक रहे थे। तो उसने ये पाया कि इस पीले रंग के पत्थर में कोई विशेष गुण आ गए हैं, जिसके कारण ये वस्तुओं को अपनी ओर, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, जिसे बाद में उसने आवेश का, यानी एम्बर जो पीले रंग का पदार्थ था उस एम्बर को इसने क्या कहा था, आवेश कहा था। क्योंकि जो एम्बर है, ये जो थैलस ने बताया था, इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है इसकी व्युत्पत्ति, जैसे चार्ज है इलेक्ट्रॉन, इसकी व्युत्पत्ति है वो इलेक्ट्रिसिटी से हुई थी। इलेक्ट्रिसिटी जिसका शाब्दिक जो अर्थ है वो एम्बर है। क्या है? एम्बर। तो इस प्रकार से आवेश की व्युत्पत्ति मानी जाती है। अब हम देखते हैं कि आवेश के प्रकार कितने, टाइप्स ऑफ चार्ज, यानी आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार के अंदर अमेरिका का वैज्ञानिक था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सन 1750 में, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सन 1750 में क्या किया, एक प्लास्टिक और रेशम, यानी कांच की छड़ी और रेशम के बीच में घर्षण करवाया, और उस घर्षण के आधार पर उसने आवेश का वर्गीकरण किया। किसके आधार पर? घर्षण के आधार पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश का वर्गीकरण किया, आवेश का प्रकार बताया। और इसके अनुसार आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो धनात्मक आवेश और एक होता है ऋणात्मक आवेश। एक पॉजिटिव चार्ज और एक 2 नंबर है नेगेटिव चार्ज। तो धनात्मक आवेश कौन सा है, ऋणात्मक आवेश कौन सा है? ये तो पहले ही डिफाइन हो चुका है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि जब मैंने कांच की छड़ और रेशम के मध्य घर्षण करवाया, जिससे आवेश है वो 2 प्रकार का मिला, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो धनात्मक कैसा होगा, ऋणात्मक कैसा होगा? धनात्मक चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी, यानी किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, पीछे से इलेक्ट्रॉन की एक कमी हो जाती है, उस कमी को कौन सा चार्ज बोला जाता है? पॉजिटिव चार्ज बोला जाता है। और
नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन में वृद्धि, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं ऐसे लूँ कि ये मेरे पास एक वस्तु है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। हर मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं काफ़ी संख्या में। एक इलेक्ट्रॉन निकलकर ए से बी में चला गया, ए से बी में चला गया, तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। इलेक्ट्रॉन की कमी होने का मतलब इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जहाँ प्रवेश करेगा वहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो चार्ज कितने हो गए, एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया। जहाँ से निकला वो पॉजिटिव, जिसमें प्रवेश किया वो नेगेटिव। निकलने का मतलब इलेक्ट्रॉन में कमी और प्रवेश करने का मतलब इलेक्ट्रॉन में वृद्धि। अब हम ये जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन का खुद का द्रव्यमान भी, इलेक्ट्रॉन का खुद का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। तो पदार्थ ए और पदार्थ बी के यदि द्रव्यमान को भी देखा जाए तो पदार्थ ए का द्रव्यमान में कमी हो जाती है, पदार्थ बी के द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ए से निकल रहा है तो ए के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण ए के कुल द्रव्यमान में भी क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है, और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है उसके कुल द्रव्यमान में भी क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है। यानी ए में तो हो जाएगी कमी द्रव्यमान में और बी में द्रव्यमान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। लेकिन इस कमी या इस वृद्धि को उपेक्षणीय माना जाता है। वास्तव में कमी या वृद्धि तो होती है इलेक्ट्रॉन के निकलने से या प्रवेश करने से, लेकिन इस कमी या वृद्धि को क्या मान लिया जाता है, उपेक्षणीय माना जाता है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार चार्ज कितने प्रकार के, धनात्मक और ऋणात्मक। पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, यानी दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दो नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आकर्षित करेगा, एक पॉजिटिव चार्ज किसी दूसरे नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। लेकिन समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को सदैव क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। यदि चार्ज के अंदर दो समान परिमाण, जैसे मैं मान लूं कि +5 कूलम और -5 कूलम, यानी दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को, दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को मिला दिया जाए तो परिणामी आवेश का मान 0 प्राप्त होता है। परिणामी आवेश का मान 0 प्राप्त होता है, क्योंकि चार्ज का जो मान है वो चार्ज ए के अदिश भौतिक राशि है, इसलिए इनका योग चिन्ह सहित इनका क्या किया जाता है, योग किया जाता है। यानी समान परिमाण के विपरीत प्रकृति के आवेशों का योग 0 होता है, अर्थात वे एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। अब प्यारे बच्चों, इसमें आगे क्या है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका वर्गीकरण तो कर दिया, और वर्गीकरण करने के बाद में उसने परिभाषा भी बता दी कि आवेश है क्या। यानी आवेश वह है किसी पदार्थ का या किसी वस्तु का वह गुण जो किसी अन्य वस्तु या पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, आवेश कहलाता है। यानी किसी दूसरी वस्तु को या किसी पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करना या प्रतिकर्षित करने का जो गुण है, उसके आधार पर आवेश की क्या दे दी गई, डेफिनेशन दे दी गई। अब आवेश के आधार पर जब हमने बात की कि अस्थिर वैद्युतिकी, जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन, तो अस्थिर वैद्युतिकी के अंदर यदि स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है तो आवेश तो गतिशील भी होता है। तो सबसे पहले जब हम चैप्टर लेकर ही चले इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आवेश से क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
एक तो होता है हमारे पास अस्थिर आवेश, अस्थिर आवेश, एक है गतिशील आवेश यानी गतिशील आवेश जिसके कारण हमें धारा मिलती है, और त्वरित आवेश। कौन सा आवेश है? त्वरित आवेश। इन तीनों आवेशों के आधार पर इनके फील्ड देखे जाएं तो अस्थिर आवेश सदैव विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। कौन सा उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, और त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र व इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है। अब ये विद्युत क्षेत्र है क्या? यानी अस्थिर आवेश वो है जो अस्थिर रखा हुआ है, जो मूवमेंट नहीं कर रहा है। यदि आवेश मूवमेंट नहीं कर रहा है तो उस आवेश के चारों ओर एक अदृश्य क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे द्रव्यमान के चारों ओर का अदृश्य क्षेत्र गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है, वैसे ही चार्ज, अस्थिर चार्ज के चारों ओर का अदृश्य क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। और जब चार्ज मूव करता है यानी गति करता है तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी हमें प्राप्त होता है। ओरस्टेड का प्रयोग था कि जब किसी चालक तार में से धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है। धारा प्रवाहित की जाती है, इसका मतलब धारा मिलती है गतिशील आवेश के कारण, और गतिशील आवेश के कारण यदि धारा मिल रही है तो ओरस्टेड के अनुसार हमें क्या मिल रहा है? चुंबकीय क्षेत्र मिल रहा है। तो विद्युत क्षेत्र भी मिल गया और चुंबकीय क्षेत्र भी मिल गया। त्वरित आवेश में भी विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय विकिरणें तीनों एक साथ प्राप्त होती हैं। ये तीनों महत्वपूर्ण हैं, इन तीनों को याद रखना है हमें। ये 2 बार एग्जाम में पूछा गया है कि गतिशील आवेश से उत्पन्न क्षेत्रों के नाम लिखिए, या गतिशील आवेश से कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो गतिशील आवेश से विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किए जा सकते हैं। पहले बच्चों इसको उतारिए आप। अब आगे देखो, इसके अंदर अब ये है कि जैसे चार्ज की हमने बात की, आवेश की, तो जो चार्ज है, आवेश है, उसके बारे में ये बोल सकता हूँ कि आवेश एक अदिश भौतिक राशि है। हम सब जानते हैं आवेश क्या है? अदिश, यानी ये दिशा का ज्ञान हमें नहीं करवाता। आवेश स्थानांतरणीय भौतिक राशि है, इनका स्थान है वो बदल सकते हैं, फिर भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। आवेश क्या है? स्थानांतरणीय भौतिक राशि है। आवेश बिना द्रव्यमान के संभव नहीं है। अर्थात हम ये बोले कि आवेश है, आवेश बिना द्रव्यमान के संभव नहीं है, संभव नहीं है। जैसे आवेशित गोला, आवेशित गोला, लेकिन द्रव्यमान बिना आवेश के संभव है। जैसे अनावेशित गोला, अनावेशित
गोला। इसका क्या मतलब है बच्चों? आवेश बिना द्रव्यमान के संभव नहीं है, यानी जो चार्ज है उस चार्ज का खुद का द्रव्यमान होता है। प्लस चार्ज का कितना होता है? प्लस का होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इतना ही माइनस का होता है, प्रकृति चेंज हो जाती है। यानी इसका खुद का क्या है? चार्ज का मान है। और खुद का द्रव्यमान कितना है? खुद का द्रव्यमान है पॉजिटिव का तो 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम, और नेगेटिव का है इनका है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आवेश बिना द्रव्यमान के संभव नहीं है। आवेशित गोला, आवेशित गोले का तात्पर्य ये है कि मैंने एक गोला लिया, धात्विक गोला लिया, और उस गोले को क्या दे दिया मैंने? जैसे +5 कूलम चार्ज दे दिया, और वो चार्ज है इस पर एक समान रूप से क्या हो गया? वितरित हो गया। अब ये +5 कूलम जब इसको दिया है तो इनका गोले का खुद का जितना भी द्रव्यमान था, मान लो इसका एक बार मैंने 2 ग्राम द्रव्यमान था, लेकिन जो चार्ज दिया है, अब चार्ज देने के बाद में जब इसका द्रव्यमान देखेंगे तो इनका मान 2 ग्राम से बढ़ जाएगा। 2 ग्राम से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अर्थात बढ़ने का कारण क्या हुआ कि इस गोले के पास जैसे ही चार्ज आया, उस चार्ज के साथ उस चार्ज का द्रव्यमान भी आ गया। यानी आवेश बिना द्रव्यमान के संभव नहीं है, लेकिन द्रव्यमान बिना आवेश के संभव है। द्रव्यमान बिना आवेश के संभव मतलब अनावेशित गोला। इसको मैं चार्ज ना दूं तो क्या इसका द्रव्यमान नहीं है? द्रव्यमान तो है इसका, 2 ग्राम द्रव्यमान अब भी है इसका, चार्ज ना दोगे तो भी है, लेकिन जब इसको चार्ज दोगे तो बढ़ जाएगा। यानी कहने का मतलब है चार्ज दिया तो द्रव्यमान साथ जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि द्रव्यमान हो तब वहां पे चार्ज हो, जैसे अनावेशित गोला। अब प्यारे बच्चों, इसमें हम बात करते हैं आवेश यानी चार्ज की इकाई की, चार्ज की इकाई की, यानी इसका मात्रक क्या है? आवेश का मात्रक क्या है? ये तो देख लिया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था? आवेश के कितने प्रकार बताए थे? 2 प्रकार बताए थे। उनमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी आवेश का प्रकार ही बताई गई थी, इसका कोई नाम नहीं दिया गया था। अब इसकी आवेश की इकाई क्या बताएगी? हम सब छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि चार्ज का फॉर्मूला होता है, वो होता है Q = I × T। क्या होता है? Q = I × T, यानी आवेश का फॉर्मूला होता है धारा × समय। क्या होता है? धारा × समय। अब यहां से यदि हम देखेंगे तो धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर × समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो आवेश का SI मात्रक, SI मात्रक क्या हो गया? एम्पियर सेकंड, यानी इसे मैं कूलम बोल दूं। क्या बोला जाता है? कूलम बोला जाता है। C से रिप्रेजेंट किया जाता है। आवेश का SI मात्रक एम्पियर सेकंड यानी कूलम कहलाता है। और जब कूलम की बात आती है तब आपको यह भी पूछा जा सकता है कि एक कूलम को परिभाषित कीजिए, एक कूलम को परिभाषित कीजिए। एक कूलम का मतलब है यदि I = 1 एम्पियर, I = 1 एम्पियर, T = 1 सेकंड, तो Q बराबर क्या आएगा? 1 × 1 यानी 1 कूलम आएगा। एक कूलम की परिभाषा क्या बनेगी? एक कूलम की परिभाषा का मतलब है कि किसी भी चालक के अंदर, जैसे मैं एक चालक मान लूं, इस चालक के अंदर T = 1 सेकंड में यदि I = 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो, यानी इस चालक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा प्रति सेकंड कितनी हो? 1 एम्पियर हो, तो उस चालक तार में से प्रवाहित होने वाले आवेश का मान कितना होता है? 1 कूलम होता है।
अब जब बात कर रहे हैं मात्रक की, तो इसका ऐसा ही मात्रक तो हो गया कूलम यानी एम्पियर इंटू सेकेंड। अब बात करें सीजीएस की। सीजीएस का मतलब आवेश का सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक महत्वपूर्ण है बच्चों। सबसे छोटा मात्रक यानी जो होता है वो कौन सी पद्धति में होता है? सीजीएस पद्धति में होता है। और इसे क्या बोला जाता है? स्टेट कूलम, स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन, या फ्रैंकलिन, स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन बोला जाता है। ये तो हो गया सीजीएस। इसे आप ऐसा ही बोल दो या एमकेएस बोल दो, क्योंकि ऐसा ही है वो क्या है? एमकेएस का ही परिवर्धित रूप है। तो छोटा मात्रक तो हो गया स्टेट कूलम और ऐसा ही पद्धति में मात्रक हो गया कूलम, वैसे ही जैसे सेंटीमीटर और मीटर। तो अब इन दोनों का संबंध क्या होगा? यानी एक कूलम बराबर कूलम है एसआई में। आपको पूछा कि कूलम यानी एसआई पद्धति में और सीजीएस पद्धति में कूलम में संबंध क्या है, या एक कूलम का मान सीजीएस पद्धति में कितना होता है, तो आप बताओगे एक कूलम में मान होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम, जिसे ESU या फ्रैंकलिन, या फ्रैंकलिन ये फिक्स मान है, याद रखना है बच्चों। एक कूलम में कितने स्टेट कूलम होते हैं? 3 × 10⁹। एक कूलम में कितने होते हैं? 3 × 10⁹ स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन होते हैं। ये इसका सबसे छोटा मात्रक है। क्या है? सबसे छोटा मात्रक। आवेश का सबसे छोटा मात्रक पूछा जाए तो फ्रैंकलिन होगा, और फ्रैंकलिन और कूलम के मध्य संबंध क्या होगा? 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन। अब इसमें क्या है? इसका बड़ा मात्रक, इसका बड़ा मात्रक। बड़े मात्रक के अंदर जब देखेंगे तो आवेश का बड़ा मात्रक होता है, वो होता है फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है, फैराडे होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे। और एक फैराडे के अंदर मान होता है 96,500 कूलम। जैसे एक कूलम के अंदर कितने फ्रैंकलिन होते हैं? 3 × 10⁹ वैसे ही एक फैराडे के अंदर 96,500 कूलम होते हैं। यानी एक तो होता है फैराडे, एक होता है फेरेड। फेरेड इसी इकाई के अंदर, जो इस यूनिट नंबर 1 है, इसके अंदर लास्ट 4 नंबर चैप्टर है विद्युत धारिता, उसका मात्रक होता है वो होता है फेरेड, और आवेश का मात्रक होता है वो होता है फैराडे। और एक फैराडे में कितने कूलम होते हैं? 96,500 कूलम होते हैं। और इसी में आवेश के अन्य मात्रकों में देखा जाए, जो न्यूमेरिकल्स के अंदर बहुत ज़्यादा दिए हुए होते हैं, माइक्रो कूलम। एक माइक्रो कूलम में होते हैं 10⁻⁻6 कूलम, और एक नैनो कूलम, इसमें होते हैं 10⁻⁻9 कूलम। ये हमारी आवेश की इकाई हो गई। एक बार से पुनः देखिए, आवेश की इकाई को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आवेश का सूत्र क्या होता है। इनका एक सूत्र और भी होता है, Q बराबर ±NE, Q बराबर ±NE। तो Q बराबर I × T, I का मतलब धारा, T का मतलब समय। धारा इंटू समय क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। जब हमें मात्रक ज्ञात करना है तो हमें कम से कम पता होना चाहिए कि इसका सूत्र क्या है। तो हमने देखा ऐसा ही मात्रक निकलेगा, धारा का एम्पियर, समय का सेकंड, यानी धारा इंटू सेकंड को हम क्या बोलते हैं? कूलम बोलते हैं। कूलम ही क्या होता है? आवेश का एसआई या एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है। फिर बच्चों इसमें
आवेश का सबसे छोटा मात्रक पूछा जाए तो सबसे छोटा मात्रक मानो या इसे आप सीजीएस पद्धति में मानो। ये क्या होता है, स्टेट कूलाम होता है, जिसका एक कूलाम के अंदर मान कितना होता है 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन। और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फेराडे और 1 फेराडे मान होता है 96,500 कूलाम। आवेश के अन्य मात्रकों में देखा जाए तो 1 माइक्रो कूलाम उसमें 10⁻⁻6 कूलाम और 1 नैनो कूलाम में 10⁻⁻9 कूलाम।